नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा इराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप दिशा इराज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम इन क्लासेज में सारी जानकारी लेके आ रहे हैं। कई चैनल्स पे आपने देखा होगा कि केवल इंटरेस्टिंग वीडियो जिनको पढ़ के सुनने में हमें मज़ा आता है उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन हम आपके सामने पूरी समग्र क्लास लेके आते हैं, जिसके कारण आपको इस चैनल के अलावा अन्य कोई किताब नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्लास के दौरान स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स भी आपको दिशा इराइज जो है हमारा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहाँ पर आपको डाउनलोड करें और ये इनकी क्लासेज इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो है गुप्त काल में साहित्य से संबंधित। जहाँ तक ज़्यादातर परीक्षाओं में हम देखते हैं गुप्त काल में अभिलेख और साहित्य से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इंडियन हिस्ट्री में जो साहित्य इस समय में लिखा गया तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं शुरुआत में आपके सामने। ये कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का संकलन हमने रखा है, यानी ये सभी प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनका बार बार रिपीटेशन होता है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इन पूछे गए, परीक्षा में पूछे गए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की क्लास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मूल प्रश्न है वो ज्यादा सबसे पूछा गया वो है कालिदास से संबंधित, क्योंकि कालिदास जो है जिन्हें संस्कृत साहित्य का हम शेक्सपियर भी कह सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, तो उनसे संबंधित रचनाएं पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है और उनकी रचनाओं का रिपीटेशन भी होता है। आजकल पैटर्न बदल गया थोड़ा सा, रचनाओं के साथ में कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है, ये भी पूछा जाने लगा। इन पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रश्न है उसमें लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम। ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। अभी हम इनको डिटेल से इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। आप जुड़े रहिए क्लास से, आपको कंप्लीट मैटर और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम में क्या है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। ये रचना किसकी है? अभी अपन ये प्रश्न तैयार करें तो कालिदास की है। एक लाइन में मैं तैयार करवा दूंगा, एक लाइन के अंदर ये सभी रचनाएं मैं तैयार करवाऊंगा। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये इसकी रचना है विशाखदत्त की है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो मैंने सभी जो प्रश्न अभी बोर्ड पे आपके सामने टाइप करे हुए हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न छाटे हैं अपन ने। यहाँ जो मुद्रा राक्षस है, ये मुद्रा राक्षस में एक और प्रश्न एडिशनल अपन ऐड कर लेते हैं कि मुद्रा राक्षस से जो प्रश्न आया वो आया कि इस नाटक के अंदर नायिका नहीं है, नायिका विहीन नाटक है। मुद्रा राक्षस जो है ये नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन नाटक है कौन सा? मुद्रा राक्षस। ये प्रश्न अपन तैयार कर लेते हैं। तो विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसम, ये दो इनके प्रमुख नाटक हैं। दशावतार किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र की है। दश कुमार चरित ये किसकी रचना है? तो दंडिन की है। आगे हमने कालिदास दो बार लिया है, ये मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको भी पता लगेगा। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। किरातार्जुनियम जिस ग्रंथ के अंदर किरात रूपी, किरात भगवान शिव का एक रूप और अर्जुन के बीच में युद्ध का वर्णन किया है कवि भारवी ने, तो उसका वर्णन है शिशुपाल वंश, शिशुपाल वध। शिशुपाल जो है वो भगवान कृष्ण ने उनकी माता को वचन दिया था कि मैं तेरे पुत्र के 100 गुनाह माफ करूंगा। तो 99 गुनाह जो है तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब शिशुपाल ने उनको 100वीं बार गाली दी तो उस समय में कृष्ण उनका वध कर देते हैं। महाभारत में आप सबने वृत्तांत तो देखा होगा, महाकवि माघ की रचना है। एक नेषद चरियम है। नेषद चरियम जो है इसमें नल और दमयंती के बीच की प्रेम का वर्णन है। नेषद चरियम। तो मैंने ये 5 जो ग्रंथ हैं कौन कौन से वापस एक बार देखते हैं। ग्रंथ कौन सा? रघुवंशम, कुमार संभवम,
किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, और एक नेषदचर्यम। इन 5 ग्रंथों को सम्मिलित रूप से पंच महाकाव्य कहते हैं। ये प्रश्न अपने को ध्यान में रखना है। वापस आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम चाहे तो। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है। ये 5 ग्रंथ जो हैं ये क्या कहलाते हैं? पंच महाकाव्य कहलाते हैं। पंच महाकाव्य। फिर जो अंत के 3 रचनाकार हैं, किरातार्जुनीयम की किसकी रचना है? माघ की है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की है। नेषदचर्यम किसकी रचना है? श्रीहरि की है। तो इन तीनों को, तीनों जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है, इन तीनों को शीर्ष त्रयी कहा जाता है। शीर्ष त्रयी। तो यहां 2 प्रश्न अपने और तैयार होते हैं। एक तो पंच महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नेषदचर्यम। ये 5 महाकाव्य हैं, पंच महाकाव्य में शामिल है। और शीर्ष त्रयी किसे कहा जाता है? तो भारवी, माघ और हरि, श्रीहरि, ये 3 जो रचनाकार हैं इन्हें शीर्ष त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने को एक जानकारी ध्यान में रखनी है। मैंने इसीलिए आपको कहा था इस क्रम से, इसीलिए अपन ने कालिदास के 2 रचनाएं अलग ली है। 2 रचनाएं ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये सभी परीक्षाओं में अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। तो इनको याद करना है और कंठस्थ करना है, और इस तरह से नहीं कि ऑब्जेक्टिव बताने पे अपने को आंसर आए। अपने को बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए चीज, कि जैसे ही ग्रंथ का नाम अपने सामने आए, नाटक का नाम अपने सामने आए, अपने को उसके रचनाकार का नाम याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट में चले गए बच्चों तो कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट होगा और गलती होने की संभावना रहेगी। ये गलती होने की कोई संभावना नहीं छोड़नी, पर पढ़ भी इसी तरह से रहे। तो आगे अपने 5 पंच महाकाव्य हैं, और शीर्ष त्रयी में 3 अपने ने रचनाकारों को लिया है। शीर्ष त्रयी में कौन कौन है? भारवी है, माघ है और श्रीहरि है। तो ये जो श्रीहरि है, श्रीहर्ष है, श्रीहर्ष, तो यहां जो है अगर बात करें तो श्रीहरि या श्रीहर्ष अपन जब कहें तो एक रचना इनकी और है, उस रचना को कहते हैं खंडन खंड खाद्य। खंडन खंड खाद्य इनकी रचना है। खंडन खंड खाद्य। खंडन खंड खाद्य किसकी रचना है? तो ये भी श्रीहरि, जिसको कुछ बुक्स में श्रीहर्ष भी लिखा हुआ है, तो ये उनकी रचना है। खंडन खंड खाद्य इस ग्रंथ में ये किसका वर्णन करते हैं? तो ये अद्वैतवाद का वर्णन करते हैं, अद्वैतवाद। जबकि जो नेषदचर्यम है, इस नेषदचर्यम में नल और दमयंती की प्रेम गाथा का वर्णन है। नल और दमयंती की प्रेम गाथा का वर्णन है। कौन से ग्रंथ में है? तो नेषदचर्यम के अंदर है। नेषदचर्यम जो है ये श्रीहरि की रचना है, और वो 3 जो शीर्ष त्रयी है उसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अमरकोश जो है, वो जिसको लिंगानुशासन नाम से जानते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। ये नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और इन्होंने संस्कृत का जो कोश तैयार किया जिसे लिंगानुशासन के नाम से जानते हैं, बाद में इसी का नाम अमर कोश कहा जाने लगा। रावण वध जो है वो वत्स भट्टी की रचना है। भट्टी जो है वो उस समय में ब्राह्मण लोग जो थे वो भट्ट या भट्टी उपाधि लगाया करते थे। रावण वध। न्यायावतार जो है वो सिद्धसेन की रचना है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा, और कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। इनके अलावा उस समय में कुछ प्रमुख दार्शनिक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ रचनाएं दी। अगर हम बात करें उनकी, तो सबसे पहले असंग का एक नाम आता है हमारे सामने। असंग ने एक ग्रंथ लिखा जिसे योगाचार भूमि शास्त्र के नाम से जानते हैं। असंग का जो ग्रंथ है वो है योगाचार भूमि शास्त्र। योगाचार भूमि शास्त्र। असंग एक बौद्ध विद्वान थे दोस्तों। असंग एक
बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ लिखा। और ये ग्रंथ के इसके अलावा इन्होंने एक महायान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ भी लिखा, महायान सूत्रालंकार। महायान सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार, ये दोनों जो ग्रंथ हैं असंग ने लिखे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और गुप्त काल के दौरान ही असंग द्वारा ये रचनाएं लिखी गई। अगर हम बात करें बौद्ध विद्वान वसुबंधु की, तो इनके द्वारा जो रचना थी वो थी अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश बहुत महत्वपूर्ण रचना। तो वसुबंधु और असंग दोनों जो हैं वो बौद्ध विद्वान थे। असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र और महायान सूत्रालंकार लिखी। वसुबंधु जिसने अभिधर्म कोश लिखी, इन्हें तो बहुत ज्यादा फॉलो बौद्ध धर्म में किया जाता है। इस समय में एक जैन विद्वान भी हुए दोस्तों, जैन विद्वान ईश्वर कृष्ण। जैन विद्वान कौन थे? तो ईश्वर कृष्ण। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका किसने लिखा? तो ईश्वर कृष्ण ने। ईश्वर कृष्ण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सांख्य कारिका। ऊपर वाले जो दो रचनाकार करे हमने, ये किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध। और ईश्वर कृष्ण किससे संबंधित थे? तो जैन धर्म से। एक अभी हमने सिद्धसेन का न्यायावतार भी देखा। सिद्धसेन ने ग्रंथ लिखा न्यायावतार। तो इस तरह ये प्रमुख दर्शन से संबंधित रचनाएं न्यायावतार, सांख्यकारिका, अभिधर्म कोश, महायान सूत्रालंकार, योगाचार भूमिशास्त्र, इसमें से कई बार परीक्षाओं में न्यायावतार पूछ लिया है। वसुबंधु का अभिधर्म कोश भी कई परीक्षाओं में मैंने पूछा हुआ प्रश्न देखा है। तो दोस्तों इनको आप इसी तरह ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध गुप्त काल के अंदर कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने साहित्य में क्या क्या अपना योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास की अपन ने शुरुआत ही किससे करी थी? कालिदास से करी थी। अगर हम बात करें तो इन सारी रचनाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण बात बनती है कि पुराणों का जो संकलन है, पुराणों का, कुछ बुक्स ने पुराणों की रचना लिख दिया है, मैं ठीक नहीं मानता हूं। पुराणों का रचना तो, पुराण तो नाम ही प्राचीन है, लेकिन पुराणों का जो संकलन है, उनका जो वर्तमान स्वरूप है, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं, मुख्य रूप से कितने 18 पुराण अपन पढ़ते हैं, तो इन पुराणों का जो संकलन है वो ऐसा माना जाता है कि वो गुप्त काल में ही हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इस संकलन शब्द को देखिए, रचना कई जगह आ जाता है। तो पुराणों का संकलन कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। अब दोस्तों अगर बात करते हैं हम किसकी? कालिदास की। कालिदास जो है, इन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर। संस्कृत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है क्योंकि संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। प्रमुख रूप से इनकी 7 रचनाएं जो हैं वो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। ये जो 7 रचनाएं हैं ये आपको याद करनी है। इनमें से 2 रचनाएं खंड काव्य के रूप में, 2 रचनाएं महाकाव्य के रूप में और 3 इनके प्रमुख रूप से नाटक हैं। तो इन सभी को एक लाइन में याद करेंगे हम। तो हम लाइन बनाएंगे, मेघ ऋतु के खंड से, मेघ ऋतु के खंड से कुमार संभव काव्य का और विक्रम ज्ञान का माल रोड पर नाटक करते हैं। मेघ ऋतु के खंड से कुमार संभव काव्य का, विक्रम ज्ञान का माल रोड पर नाटक करते हैं। यानी 3 चीजें यहां हमें ध्यान में देनी है। एक है खंड काव्य, एक है महाकाव्य
और तीसरी तरह की इनकी रचनाएं जो हैं वो है नाटक। अब दोस्तों में देखना ये है, दो चीजें, संस्कृत लिटरेचर के जो बच्चे हैं उनको तो सब पता है, उनको जानकारी है, तो लेकिन जो लिटरेचर के बच्चे नहीं हैं उन्हें थोड़ा सा डिफरेंशिएट जानकारी रहनी चाहिए, खंड काव्य क्या शब्द है और महाकाव्य क्या है। क्योंकि अगर अपने पास प्रश्न आया कि कौन सा इनका पहला काव्य है, कौन सा महाकाव्य है और कौन सा खंड काव्य है, नहीं है, और अपन परेशान होंगे। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें, जहां किसी वृत्तांत का, घटना का या छोटे भाग का जीवन के, उसके बारे में जानकारी मिल रही है तो उसको हम खंड काव्य के रूप में रखते हैं। अगर कहीं पूरा वृत्तांत, पूरी जीवनी, पीढ़ियों के बारे में वो पूरा इतिहास लंबा समग्र रूप से दिया जाता है तो उसे हम महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। खंड काव्य में जो पात्र होते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होती है, जबकि महाकाव्य में पात्र जो हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। पढ़ने में महाकाव्य को बहुत समय लगता है, खंड काव्य जो है वो एक छोटा टुकड़ा है, कम समय में अपन पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अपन खंड काव्य और महाकाव्य को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। खंड काव्य की बात करें तो कालिदास के लिखे हुए प्रमुख खंड काव्यों में एक है मेघदूत। मेघदूत ये दुनिया का, हम कह सकते हैं दुनिया का पहला संदेश काव्य है। दुनिया का पहला संदेश काव्य है। ये उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में बटा है। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में बटा है। दो भाग है इसके, एक है उत्तर मेघ और दूसरा है पूर्व मेघ। दुनिया का पहला संदेश काव्य है। इस मेघदूत में रचना में है क्या, इसमें एक यक्ष है जो अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है। यक्ष जो है वो अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद याद करता है और अपनी विरह गाथा गाता है। इसमें यक्ष की क्या है, विरह गाथा का वर्णन है। और वो जब विरह गाथा गाता है तो बहुत एक संस्कृत में लिटरेरी की मास्टरी इससे कालिदास की पता लगती है। अगर हम हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके अपन बोले तो यक्ष जो है वो बड़ी पहाड़ी पे जाता है और उसे और कोई दिखाई नहीं देता सिवाय बादलों के। तो वो बादलों को अपना मैसेज देता है, मैसेज देते कहता है उससे कहना वो एक एक किस्सा। इससे कहना यक्ष बादलों के माध्यम से अपनी पत्नी तक अपनी विरह गाथा पहुंचाता है। उससे कहना वो एक एक किस्सा तुमसे रो रो कर मैं कहता हूं। किससे कह रहा है, वो बादल से कह रहा है। मैसेंजर यहाँ कौन है, बादल है। उससे कहना वो एक एक किस्सा तुमसे रो रो कर जो मैं कहता हूं। इतना कमजोर हो गया हूं कि हवाओं के साथ बहता हूं। इतना कमजोर हो गया हूं कि हवाओं के साथ बहता हूं। जितना निखरा हुआ सा रहता था अब उतना ही बिखरा हुआ सा रहता। इस तरह से वो विरह गाथा अपनी जो है वो बादलों तक पहुंचाता है और बादलों से कहता है कि मेरे ये जो हालात हैं वो मेरी पत्नी तक पहुंचा दे। एक बहुत शानदार वर्णन है इसमें। खंड काव्य है, मेघदूत नाम से है, क्लाउड मैसेंजर ये, या दुनिया का हम कह सकते हैं पहला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला संदेश काव्य है जो उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में बटा हुआ है। दो प्रमुख भाग है। दूसरा खंड काव्य मेघ ऋतु के खंड से, तो पहला तो हो गया मेघदूत और दूसरा खंड काव्य है वो है ऋतु संहार। ऋतु संहार, इस ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 6 ऋतु, हिंदू धर्म में 6 ऋतुएं मानते हैं। 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। और पहला जो ऋतु बताई वो बताई है ग्रीष्म ऋतु से ही शुरू होता है। तो इस तरह से 2 खंड काव्य हैं कालिदास के प्रमुख लिखे हुए, वो है मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूत में यक्ष की विरह गाथा का वर्णन है अपनी पत्नी से अलग होने पर। तुमसे कहता रो रो कर, ये किस्सा मैंने बताया आपको, तो रो रो कर यक्ष अपनी विरह गाथा पहुंचाता है। और ऋतु संहार के अंदर ऋतु नाम से स्पष्ट है कि 6 ऋतुओं का वर्णन है और 6 ऋतुएं हैं तो 6 ही इसमें सर्ग है, 6 भाग हैं। और सबसे पहले जो चालू होता है वो ग्रीष्म ऋतु से ये चालू होता है। फिर अगर बात करें महाकाव्य की, तो महाकाव्यों में कुमार संभवम, अच्छा
कुमार संभवम। कुमार संभवम जो महाकाव्य, इसमें 8 भाग है प्रमुख। कितने भाग है? 8 प्रमुख भाग हैं। हम कह सकते हैं 8 मूल सर्ग है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 8 मूल सर्ग हैं। लेकिन परीक्षा के अंदर या अगर हम तैयारी के हिसाब से देखें तो हमें 17 सर्ग बताए जाते हैं और 17 सर्ग ही करने हैं। लेकिन अगर शब्द आता है मूल, मूल शब्द आता है तो हमें ध्यान देना है। तो इसमें कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। अभी 8 और 17 का चक्कर क्या है कि 8वें सर्ग के अंदर इन्होंने शिव और पार्वती के प्रेम का और संभोग का वर्णन किया है। और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो था स्कंद, या हम कह सकते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय को ही क्या कहते हैं? स्कंद कार्तिकेय का ही नाम है। और कुमार भी इसी को कहते हैं, कुमार संभव। तो शिव और पार्वती से कार्तिक के जो जन्म की जो गाथा है वो किस ग्रंथ में? कुमार संभवम महाकाव्य में इन्होंने वर्णन किया है। इसका मैच जो है वो काफी कुछ इसमें जो इन्होंने कथानक या चर्चाएं की है तो वो शिव पुराण में भी मिलता है, मत्स्य पुराण में भी इससे संबंधित कुछ स्टोरीज मिलती है। तो कार्तिकेय के जन्म की कथा है और कार्तिकेय से असुर के वध का वर्णन है। लेकिन 8वें सर्ग के बाद में अगले जो 9 सर्ग हैं उनमें जो लिटरेचर है वो उतना, जो कालिदास का जो मास्टर क्लास होती है वो दिखाई नहीं देती। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाद के 9 सर्ग हैं वो किसी ने लिखे थे और किसी ने लिखे हैं। या कुछ लोगों का ये मानना है कि 8वें सर्ग में जब इसने शिव और पार्वती का जो वर्णन किया उसके बाद में इन्हें दोष लग गया, श्राप लग गया और इनके कोढ़ का श्राप लग गया। तो ये बाद में ये कोढ़ी हो गई। तो ये जो 8-9 सर्ग हैं बाद वाले, इन्होंने रचना नहीं की, ऐसी कुछ मिलती है। लेकिन अपने को ही ध्यान में रखना है कुमार संभवम में क्या है। तो कुमार संभवम में शिव और पार्वती से कुमार जो है, स्कंद जो है या कार्तिकेय जो है उसके जन्म का विवरण है। मूलतः कितने सर्ग हैं? मूलतः 8 सर्ग हैं। लेकिन अगर आए कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। तो ये कुमार संभवम में ये वर्णन हमारे को मिलता है। तो कुमार संभवम जो है यहाँ रघु कुमार का नाम, थोड़ा ट्रिक में अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ रघु कुमार, रघु कुमार तो हटा लेते हैं इसको। रघु कुमार काव्य का दूसरा जो अपन बात करेंगे वो करेंगे रघुवंश। अगला जो है हमारा वो है रघुवंशम। रघुवंशम मेघ ऋतु के खंड से रघु कुमार काव्य का विक्रम ज्ञान का माल रोड पर नाटक करते हैं। तो रघुवंशम जो ग्रंथ है, रघुवंशम जो महाकाव्य है, इसके अंदर राजा जो दिलीप है से लेकर अग्निवर्ण जो राजा हुए उनका वर्णन है। और कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो इक्ष्वाकु वंश की जानकारी मिलती है। और ये भगवान राम का वंश था। भगवान राम का जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, उसकी जानकारी हमें किस महाकाव्य में मिलती है? तो रघुवंशम में ये जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों हम किसको पढ़ रहे हैं? हम कालिदास को पढ़ रहे हैं। कालिदास के 2 खंड काव्य हैं। कौन कौन से हैं? मेघदूत है और ऋतु संहार है। मेघदूत है जो क्लाउड मैसेंजर है, यक्ष की विरह गाता है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। फिर हमने बात की महाकाव्य कौन कौन से कालिदास के लिखे हुए। कालिदास के लिखे हुए महाकाव्य हैं कुमार संभवम है और रघुवंशम है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए माइंड के अंदर और चीजें कंठस्थ रहनी चाहिए। कुमार संभवम 8 मूल सर्ग हैं, 17 सर्ग है इसके अंदर। शिव और पार्वती से कुमार जो है, कुमार किसको कहा गया? कार्तिकेय को, उसके जन्म का विवरण है। रघुवंशम में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का वर्णन है। और भगवान राम जो है उनके विभिन्न पीढ़ियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ मैसेज चलते हैं, है ना, आपने देखा होगा, उसमें भगवान राम की जन्म की वंशावली, पूरा इतिहास बताया जाता है। तो वो जो है कुछ मैसेज में वहां से जो भगवान राम के पूर्वज थे वो यहाँ जो कालिदास के द्वारा रचना लिखी गई है रघुवंशम से कुछ लिए गए नाम है। तो लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कोई भी बीच में टेक्स्ट एडिट कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम देखे बिना ही उसको फॉरवर्ड करते हैं। आगे अपन बात करते हैं कालिदास के विभिन्न रचना नाटकों की।
सबसे पहले अगर हम बात करें नाटक विक्रम और वशियम, विक्रम ज्ञान का यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, और माल का मतलब मालविकाग्निमित्रम, 3 नाटक की बात करेंगे। तो पहला जो नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। यहां 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, एक है पुरूरवा, पुरूरवा को ही क्या कहा गया विक्रम, और एक है उर्वशी। उर्वशी आप सभी कॉमन नाम सुना होगा, एक स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी नाम से, और एक है पुरूरवा जो विक्रम उसकी उपाधि। हमने भारतीय इतिहास में जब गुप्त काल पढ़ भी रहे थे तो हमने देखा था कि सर्वाधिक जो उपाधि है वो धारण की गई थी वो विक्रम नाम से थी। तो विक्रम पुरूरवा नाम उनका था, तो इसलिए नाटक का नाम उन्होंने लिखा विक्रम और वशीम। विक्रम और उर्वशी के बीच प्रेम का वर्णन है। होता ऐसा है, उर्वशी जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है और पूजा करके बाहर निकल रही होती है, तो एक केशी नाम का दैत्य है, वो उर्वशी और उसकी जो सहेलियां हैं, जो अन्य अप्सराएं, उनको पकड़ लेता है। और जब ये चीख पुकार पुरूरवा सुनता है तो वह उस केशी दैत्य को पराजित करता है और इन अप्सराओं को छुड़ा देता है। लेकिन उर्वशी जो है वो मोहित हो जाती है और पुरूरवा से प्रेम करने लगती है, और वहीं पर पुरूरवा भी उर्वशी से प्रेम करने लगता है, और बीच में आ जाती है पति पत्नी, और वो पुरूरवा की पत्नी वाइफ, वो बीच के अंदर आके मना कर देती है और इस रिश्ते से नाराज रहती है। बाद के अंदर ऐसा होता है कि उर्वशी जो है वो पृथ्वी लोक पर किसी श्राप के कारण आ जाती है और वापस पुरूरवा से उसका मिलन हो जाता है। दोनों वन में मिलते हैं और पुरूरवा से उर्वशी की एक संतान होती है। लेकिन उर्वशी को एक श्राप था कि जिस दिन तेरा पति जो है वो अपने पुत्र का मुंह देख लेगा उस दिन तुझे वापस स्वर्गलोक आना पड़ेगा। तो उर्वशी जो है वो अपने पुत्र को छिपा देती है, लेकिन जो होनी है वो होके रहती है। उर्वशी का जो पुत्र है वो पुरूरवा के सामने आ जाता है एक ऋषि के द्वारा, और उर्वशी जो है बाद में बताती है उसे कि ये तेरा पुत्र है, और उर्वशी स्वर्गलोक की ओर चली जाती है। लेकिन पुरूरवा जो है वो शस्त्र त्याग करके और वन पे जाने के लिए होते हैं, तो नारद ऋषि आके कहते हैं कि इंद्र को अभी आपकी आवश्यकता है, तो आप भी स्वर्गलोक पहुंचे, स्वर्गलोक सिधारे, और वहां असुर देवासुर संग्राम में आप भाग लें। तो पुरूरवा भी स्वर्गलोक चला जाता है और उर्वशी के साथ आगे रहता है। तो ये पूरा एक नाटक के अंदर बहुत शानदार वर्णन जो है कालिदास ने किया है। विक्रमोर्वशी, किसकी? विक्रम और उर्वशी की प्रेम गाथा है। इसमें विक्रम जो है वो प्रतिष्ठान एक जगह है, उस प्रतिष्ठान का राजशासक होता है। विक्रम इसकी उपाधि है, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। इनका इसमें वर्णन है। ये शासक कहाँ का? तो प्रतिष्ठानपुर का एक नाम मिलता है, प्रतिष्ठानपुर। उसके बाद में बात करें तो विक्रम और वशीम के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम आप सबने पढ़ रखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में भी था क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कालिदास की। और इस रचना में भी राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है, एक कण्व ऋषि का वर्णन है जो पालन पोषण करता है, और दुष्यंत और शकुंतला जो है उससे दुष्यंत शकुंतला के प्रेम का वर्णन है, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगली बात करें तो अगला जो नाटक है वो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा नाटक है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम के अंदर अगर हम बात करें तो मालविका इन नाटकों से, कालिदास की रचनाओं से तत्कालीन उस समय के शासक, उस समय के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन भी हम देख पाते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं, उच्च वर्ण के जो लोग हैं या जो शासकीय वर्ग है वो संस्कृत भाषा में बोलता है। इस तरह का इसमें वृत्तांत है। तो एक महिला जो नायिका है वो मालविका है और नायक है वो अग्निमित्र है। तो इन दोनों के नाम पे मालविकाग्निमित्रम इस नाटक का नाम पड़ा है।
अग्निमित्र जो है वो शुंग वंश का है। शुंग वंश हम पढ़ चुके हैं। शुंग वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। हिस्ट्री में आप और क्लासेज देखेंगे तो आप देख पाएंगे पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का ये क्या है, कौन है? पुत्र है। कौन? अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है वो मालविका से प्रेम करने लगता है। इसमें मालविका जो है वो कहाँ की है? तो विदर्भ की रहती है। मालविका जो है विदर्भ की राजकुमारी कह लें, राजा की बहन कह लें। और अग्निमित्र जो है वो विदिशा का शासक रहता है। विदिशा का शासक रहता है। विदर्भ के अंदर दो प्रमुख शासकों के नाम मिलते हैं, एक कुमार माधव सेन और एक यज्ञसेन। कुमार माधव सेन और दूसरा यज्ञसेन। इसमें कुमार माधव सेन जो है वो अग्निमित्र का मित्र था, फ्रेंड था, और यज्ञसेन जो है वो अग्निमित्र का शत्रु था। और कुमार माधव सेन की बहन कौन थी? वो थी मालविका। अब होता क्या है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं और बहन जो मालविका है वो किसी तरह बच बचाकर कहां पहुंच जाती है? मालविका पहुंच जाती है विदिशा में। और जब विदिशा पहुंचती है तो मालविका को समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं। वापस अपना एक बार समझे। दो राज्य विदर्भ और विदिशा के बारे में वर्णन है। विदर्भ की राजकुमारी मालविका है जो अपना राज्य किसी तरह बचपचा पे हमला होने के कारण विदिशा पहुंच जाती है। विदिशा का राजा कौन है? अग्निमित्र है। और इसकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम था धारिणी। वो धारिणी जब इतनी सुंदर महिला को देखती है तो कहती है अगर मेरे पति ने, पति कौन? वही वापस स्टोरी आती है, पति पत्नी और वो। तो धारिणी जो है वो देख ले, अगर मालविका को देख लेगा अगर अग्निमित्र तो उसे पटरानी बना लेगा। तो वो धारिणी को छिपा देती और नाट्यशाला में भेज देती है। वहां वो नृत्य सीखती है। लेकिन मैं फिर वापस वही कालिदास की और नाटक रचनाओं की तरह, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और उसके मित्र के माध्यम से उसे मालविका के बारे में पता लगता है लेकिन वो खोज नहीं पाता। लेकिन वो उसका नृत्य करते हुए देख लेता है मालविका और उस पर मोहित हो जाता है। बाद में धीरे धीरे जब पता लगता है धारिणी को एक और अन्य पत्नी थी इरावती, तो वो राजा को एक दासी के पास जाने से रोकते हैं। और उधर धारिणी जो है वो मालविका को कहती है कि अगर तेरे से इस बगीचे में 5 दिन में अशोक के फूल आ जाते हैं इसी तरह से, तेरे गायन से, तेरे नृत्य से, तो जो तू मांगेगी वो मैं करूंगी। धारिणी के कहने पर मालविका जब नृत्य करती है तो 5 दिन में अशोक के पुष्प आ जाते हैं। और उसी समय में मालविका के बारे में अग्निमित्र को पता लगता है कि ये कोई दासी नहीं है, ये तो कहाँ की राजकुमारी है, ये तो विदर्भ की राजकुमारी है। फिर धारिणी जो है अंत में अग्निमित्र को, जैसा हिंदी फिल्मों में होता है हैप्पी एंडिंग्स, तो अग्निमित्र और मालविका का विवाह हो जाता है। तो इस दौरान पूरे कुमार माधव सेन का नाम मिलता है, यज्ञसेन का नाम मिलता है, विदर्भ का राज्य का नाम मिलता है, विदिशा का नाम मिलता है, अग्निमित्र जो है वहां के शासक थे, शुंग वंश के शासक थे, उनके बारे में कालिदास ने पूरा ये वृत्तांत नाटक लिखा है। नाटक का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास का ये प्रथम नाटक माना जाता है। ये प्रथम नाटक माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। अगर वापस बात करें अपन बेकाए, ये मालविकाग्नि मित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र के बीच में प्रेम का वर्णन है। तो इस तरह से हमने ये जो कालिदास के द्वारा रचित रचनाएं हैं वो सारी देख ली है। और क्या क्या इन रचनाओं के अंदर है वो भी हमने देख लिया है। तो कालिदास में दो तो है खंड काव्य, कौन कौन से हैं? तो मेघदूत और ऋतु संहार। दो है महाकाव्य, कौन कौन से हैं? रघु कुमार यानी रघु वंशम और कुमार संभवम। उसके बाद में विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम, ये 3 नाटक हैं। नाटकों में भी क्या है वो भी हमने बताने का, शॉर्ट में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है ताकि एक प्रारंभिक समझ बने। अगला जो साहित्यकार है वो हम बात करेंगे भास की, महाकवि भास।
भास जो है इनके 13 प्रमुख नाटक मिलते हैं। 13 प्रमुख। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, प्रतिज्ञा योग गंधरायण। प्रतिज्ञा योग गंधरायण। प्रतिज्ञा योग गंधरायण के अंदर होता ऐसा है, प्रमुख पात्र जो है वो है उदयन। उदयन पाटलिपुत्र का राजा था, जिसे धोखे से उज्जैन का राजा पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। उदयन जो है पाटलिपुत्र का राजा, जिसे उज्जैन का राजा बंदी बना लेता है, और उदयन जो है इसका ही मंत्री रहता है। इसका नाम रहता है, इस नाटक में भी नाम आया है, योगंधरायण। ये योगंधरायण जो है जब अपना राजा बंदी हो जाता है तो ये क्या खाता है, ये कसम लेता है। ये कसम लेता है कि मैं उदयन को उज्जैन के राजा से मुक्त कराऊंगा, और उदयन जो है वो वासवदत्ता से प्रेम करता है। वासवदत्ता से प्रेम करता है तो वासवदत्ता से उसका क्या कराऊंगा, विवाह कराऊंगा। वो दोनों चीजों में क्या है, सफल साबित होता है और प्रतिज्ञा अपनी पूरी करता है। ये सारा वृत्तांत नाटक के रूप में भास ने लिखा है। आपस में बात करें, राजा कौन, उदयन, मंत्री कौन, योगंधरायण, बंदी कौन बनाता है, उज्जैन का राजा। तो योगंधरायण बंदी से छुड़ा के वासवदत्ता से विवाह कराता है। ये सारा प्रतिज्ञा योगंधरायण में है। आप भूलोगे नहीं, परीक्षा में भी अगर नाम आया आपके सामने तो प्रतिज्ञा और योगंधरायण, ठीक है, तो आप ध्यान में रखें। और ये रचना किसकी है, तो भास की रचना है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा प्रमुख नाटक, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ये भी महत्वपूर्ण नाटक है, भास का लिखा हुआ नाटक है, और इसे हम उत्तरार्ध कह सकते हैं। किसका उत्तरार्ध, प्रतिज्ञा योगंधरायण का उत्तरार्ध कह सकते हैं, स्वप्न वासवदत्ता। इसमें मगध का वर्णन है। कौन कौन से राज्यों का वर्णन है, तो मगध का वर्णन है, कौशाम्बी का वर्णन है। मगध राज जो है उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है पद्मावती। पद्मावती का नाम उल्लेखित है। और एक राज्य है कौशाम्बी। कौन सा राज्य है, कौशाम्बी। कौशाम्बी को नष्ट करना चाहता है उदयन और उसका मंत्री योगंधरायण। लेकिन कौशाम्बी को नष्ट करने के लिए, सब चीजें जानकारी आपको इतिहास की जानकारी रहेगी तो सब कंठस्थ रहेगी। कौशाम्बी को नष्ट करने के लिए उदयन को मगध राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है। अब योगंधरायण और जब संदेश भेजते हैं, लेकिन मगध राज कहता है भाई मेरा मेरा क्या फायदा है ना। तो मगध राज जो है वो प्रस्ताव देता है कि अगर मेरी पुत्री जो पद्मावती है उससे उदयन विवाह कर ले, राजा कौन, उदयन की तो बात हो रही है, उससे उदयन विवाह कर ले तो मैं कौशाम्बी को नष्ट करने में तुम्हारा सहयोग करूंगा। अब चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि उदयन तो प्रेम करता था वासवदत्ता से। पहला अंक जो है, क्योंकि मैंने कहा ना ये पूर्वार्ध है, और एक तरह से हम इसको कह सकते हैं उत्तरार्ध, क्लाइमेक्स। तो अब स्वप्नवासवदत्ता ही नाम है, तो वासवदत्ता से तो ये प्रेम कर रहा था, उसे कैसे छोड़े। लेकिन मंत्री कौन, योगंधरायण, बहुत दिमाग वाला। ये योगंधरायण क्या करता है, जो वासवदत्ता है उसको छिपा देता है और ये अफवाह फैला देता है कि वासवदत्ता है वो जलने से मर गई है। अब उदयन का रास्ता साफ हो चुका है। अब उदयन जो है मगध राज की पुत्री पद्मावती से विवाह कर लेता है, और किसकी सहायता प्राप्त कर लेता है, मगध की। अब क्या नष्ट हो जाता है, कौशाम्बी नष्ट हो जाता है। जब कौशाम्बी नष्ट हो जाता है तो उदयन को एक रात सोते सोते सपना आता है। सपने में उसे प्रेम जो है वो मन में किसी कोने में, इंसान कुछ समय के लिए भूल सकता है लेकिन किसी न किसी कोने में जीवित जरूर रहता है। वो प्रेम उसका जीवित था। वो प्रेम
वापस जाग उठता है और उसे सपने में वासवदत्ता दिखाई देती है और बाद में वो योगेंद्रायण को बुलाता है और योगेंद्रायण उसे हाथ जोड़ के बात वासवदत्ता को सामने ला खड़ी करता है। तो वो बहुत अच्छा शानदार एक नाटक में वर्णन किया है भास ने। तो वासवदत्ता को सपने में दिखाई देती है और उसके बाद वासवदत्ता मिल जाती है, तो इसलिए इस नाटक का नाम रखा गया है स्वप्न वासवदत्ता। बहुत अच्छा नाटक है। दो नाटक हमने देख लिए। अगला तीसरा जो नाटक है वो है एविमारक। अविका जो है वो हमारे यहाँ भेड़ को कहा जाता है। तो एक शासक है विष्णु सेन, उसका वर्णन है इसमें, विष्णु सेन। तो अविमारक नाटक के अंदर विष्णु सेन का वर्णन मिलता है। अगर एक और नाटक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, चारुदत्तम। चारुदत्तम किसकी रचना है? तो महाकवि भास की है। कंठस्थ रखना, 13 रचनाएं हैं, 7 रचनाएं कालिदास की है, 13 और 7 20 रचनाएं याद रखनी है। तो चारुदत्तम के अंदर एक चारुदत्त दरिद्र ब्राह्मण होता है और उसे वसंत सेना एक वेश्या है, गणिका है, उससे प्रेम होता है, उसका वर्णन है। पहली बार इस नाटक में किसी सामान्य व्यक्ति को नायक बनाया है। यानी अब तक जो अपन नाटक देख रहे हैं, रचनाएं देख रहे हैं, उसमें किसी राजा का वर्णन है, लेकिन यहाँ गरीब ब्राह्मण व्यक्ति को नायक बनाया है। तो चारुदत्तम में चारुदत्त का वसंत सेना से प्रेम का वर्णन है। आगे चारुदत्तम के अगर हम आगे बात करें तो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए चरित्र के बारे में, जैसे बाल चरितम नाम से जाना गया है। बाल चरित्रम, भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण लिख देते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण थे छोटे, किस तरह माखन चोरी करते थे, किस तरह माखन खाते थे, तो उन सब का इसमें वर्णन है। एक और इनका नाटक है वो है उरु भंगमम। उरु भंगमम, उरु बोलते हैं जंगा को, और जंगा किसने किसकी तोड़ी थी? क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो महाभारत की बात है, तो जब दुर्योधन ने द्रौपदी को जांग पे बैठा के लाने के लिए कहा, तो भीम ने कसम खाई थी उस समय, तो मैं कसम खाता हूं, मैं जब तक पितरों को अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं दुर्योधन तेरी जंगा नहीं तोड़ देता और तेरा लहू नहीं पी लेता। और जब महाभारत का क्लाइमेक्स आता है तो गदा से वो जांग को तोड़ता है। ये तो पूरा वर्णन इसमें उरु भंगमम में किया है, जिसमें दुर्योधन और भीम का वर्णन है। वो लड़ाई है जो हुई थी दोनों के बीच में, और पूरा नाटक है द्रौपदी चीरहरण से लेकर भीम के द्वारा दुर्योधन की जांग तोड़ने तक का इसमें वर्णन है। एक है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौरवों को समझाने के लिए दूत बनकर आए थे। और आपने सुना होगा कि वो दुर्योधन कहता है कि इसको कैद कर ले ना, कोई आएगा तो खड़ा नहीं होएगा, तो कोई खड़ा नहीं होएगा। और बाद में कहता है कि कृष्ण को बंदी बना ले, तो कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और उस सभा से चले जाते हैं। पूरा वृत्तांत इसके अंदर दिया हुआ है दूत वाक्यम में। एक है दूत घटोत्कच। बाद में भगवान श्री कृष्ण है वो घटोत्कच जो भीम का पुत्र था उसको दूत बनाकर भेजते हैं। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था और घटोत्कच को दूत बना के भेजते हैं क्योंकि हर एक कोशिश रहती है कि संधि की जाए, युद्ध ना किया जाए। भगवान राम ने भी इसी तरह बार बार संधि का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि युद्ध हमेशा जनहानि बढ़ाता है। दूत घटोत्कच। एक है मध्यमव्य योग। दूत घटोत्कच में कौन? घटोत्कच जो है भीम का पुत्र। घटोत्कच दूत बनकर जाता है। मध्यमव्य योग में घटोत्कच ही ब्राह्मण को मुक्ति देता है। मध्यमव्य योग, घटोत्कच किसका पुत्र है? तो भीम का पुत्र है। इसके अलावा कुछ महाभारत से अधिकांश रचनाएं हैं, तो कुछ रामायण की रचनाएं हैं।
अपन ने कितने 9 नाटक कर लिए। एक कर्ण भारतम, कर्ण भारतम, एक अभिषेक और प्रतिमा, अभिषेक, प्रतिमा और पंचरात्र। अपन ने कितने कर लिए? कर्ण भारतम, अभिषेक, प्रतिमा और पंचरात्र। कर्ण भारतम में कर्ण जो है, कर्ण की किस तरह कवच कुंडल लेते हैं और कर्ण की किस तरह मृत्यु होती है उसका वर्णन है। अभिषेक के अंदर बाली का वध है और रावण का वध होना, सुग्रीव का अभिषेक होना और विभीषण का अभिषेक होना का वर्णन है। तो बाली वध और रावण वध का वर्णन है इसमें। प्रतिमा के अंदर पहले बाहुबली आई थी तो पिक्चर देखी होगी आपने, में कहते हैं बड़े बड़े इन मूर्तियों से राज थोड़ी बनता है, लेकिन भगवान राम के समय ये उन्होंने बताया परंपरा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो जब दशरथ जो है भगवान राम के पिता, वो स्वर्गवास हो जाता है उनका, और काफी समय बाद जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो अपने राज्य की सीमा में आते ही वो भरत दशरथ की बड़ी प्रतिमा देखते हैं और प्रतिमा देखते ही रुदन करने लगते हैं। पता लग जाता है कि मेरे पिता अब नहीं रहे। तो वो उस पूरा वृत्तांत किस तरह वो आते हैं राज्य में और किस तरह वो रोते हैं, तो उन सब का वृत्तांत और प्रतिमा को देखते हैं। तो भरत के द्वारा दशरथ की जो प्रतिमा है उसको देखने का पूरा वर्णन मिलता है। पंचरात्र के अंदर पांडवों को 5 रात्र का अज्ञातवास का वर्णन है। कुछ तो अपने को नाम से ही पता लग जाता है कि उस नाटक में क्या होगा। तो इस तरह 13 नाटक हैं, भाषण लिखे हैं। काफी कुछ कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जैसे प्रतिमा परीक्षा में पूछा हुआ है, इसी तरह बाल चरितम पूछ लिया, चारुदत्तम पूछा हुआ है। तो कुछ परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। गुरुभंगमम भी शायद कहीं पूछा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक है जो कवि भास के हैं, अपने को ध्यान में रहने चाहिए। आगे हम भास के बाद में हम चर्चा करें तो भवभूति एक विद्वान हुए। तो भवभूति ये कन्नौज के जो राजा थे, जिनका नाम था यशोवर्मन, उनके दरबार में थे। बच्चों यहाँ अगर आपको क्लास है तो विशुद्ध ज्ञान की बात है, अनावश्यक हम चर्चा कोई नहीं करेंगे। आपका समय है बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे कैसे अपना दिन का समय निकालते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, तो एज के बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी चुटकुले कहानियाँ नहीं लेके आते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई नाटक है, उसका वृत्तांत है, उसके पात्रों का वर्णन करना है तो वो आवश्यक हो जाता है। तो अनावश्यक रूप से हम आपका समय जो है वो नहीं लेते। भवभूति जो है वो कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, उसके दरबार में थे और उसके दरबारी थे। और भवभूति ने नाटक जो है वो लिखा मालती माधव। मालती माधव, मालती और माधव जो है उनके बीच में प्रेम का वर्णन है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में एक तो आ गई मालती माधव, एक आ गया भगवान राम से संबंधित उत्तम रामचरित, भगवान राम से संबंधित ही महावीर चरित। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मालती माधव जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो भवभूति है। आगे हम बात करें तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा इन्होंने रचना की है पंचतंत्र की। पंचतंत्र 5 प्रमुख चीजों से मिलकर बना है ये पंचतंत्र, आपने देखा होगा। विष्णु शर्मा, कुछ लोग कहते हैं विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम है, ऐसा नहीं है। शर्मा जो है वो विष्णु शर्मा ही है। और शर्मा नाम सरनेम जो है वो वेदों से लिया है। यजुर्वेद के अंदर कुछ जगह श्लोक आते हैं जिसमें जो शिल्प क्रिया में या अन्य सभी क्रियाओं में निपुण होता है उसे शर्मन कहा गया है। शर्मा या शर्मन नाम शब्द की डेरिवेटिव उत्पत्ति वहां से हुई है। तो ये विष्णु शर्मा है और इन्होंने पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र में 5 चीजें हैं। 5 चीजें कौन कौन सी है?
एक है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है कोकुलुकीयम। कोकुलुकीयम में कौवे और उल्लू के बीच में वृत्तांत है, बातें हैं। कोकुलुकीयम से जो कुछ कहानियां हैं वो चालू होती है। अगली है लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये 5 चीजें हैं, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। लब्ध प्रणाश में कुछ जगह पे हम कई बार देखते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी हम बाप बना लीजिए। तो ये लब्ध प्रणाश की जो कहानियां नीति रूप से वो जानकारी ये देती है कि आप अपना काम जो है उसको कैसे करना है, इसको किस तरह से सेट करके वो काम करना है, तो वो लब्ध प्रणाश बताता है। और अपरीक्षित कारक में जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अगर अपने पास संकट आ गया तो उस चीज को मत परखिए जो आपने कभी परखा नहीं है, या क्योंकि संकट को हम और बढ़ा लेंगे। जो परखा हुआ है, टेस्टेड है, उसी का उस समय आपत्ति काल में प्रयोग करना चाहिए अपरीक्षित कारक में। तो ये 5 अंग हैं। पंचतंत्र 200 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो गया। 19वीं शताब्दी से पहले संस्कृत अनुवाद नहीं हो पाया, तो बाद में इनका फारसी में भी अनुवाद हुआ है, अरबी में भी अनुवाद हुआ है, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और नीति संबंधी कहानियां इसके अंदर है। हम सब ने बचपन के अंदर पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी। आगे बात करते हैं अपन गुप्त काल के अंदर कुछ वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं दार्शनिक, या हम कह सकते हैं महापुरुष, जो भी हम उनको नाम देना चाहें, लेकिन भारत की महानता, जो आज हम बड़ी बड़ी महानता की बातें करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र। जगह भी कई जगह उल्लेखित मिलती है, कुसुमपुर, लेकिन विवादित जगह है। लेकिन अपना मूलतः अगर देखें तो पाटलिपुत्र की बात करेंगे। इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, तो उसमें सबसे पहले अंग्रेजों ने बहुत बाद जाके ये बात खोजी है, बहुत बाद में बताया है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर स्थिर रहते हुए घूर्णन करती है। बाद में इसे सूर्य सिद्धांत नाम दिया। ये कोपरनिकस ने और बाद में बहुत सालों बाद में दिया। लेकिन हमारा ज्ञान, हम हमारे नॉलेज, हमारी पुस्तकें देखें तो आर्यभट्ट ने बहुत सालों पहले ये बात बता दी थी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर स्थिर रहते हुए घूर्णन करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है ना, अक्ष पर भी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। होते हुए सही शब्द है नहीं, देख लेंगे। अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और खुद घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले जो बात है ये किसने बताई थी? तो आर्यभट्ट ने बताई थी। इन्होंने ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे इसके अलावा इनको बीज गणित का जनक भी कहा जाता है। बीज गणित का जनक भी कहा जाता है। बीज गणित का जनक इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसे बोलते हैं आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। इस आर्यभट्टियम ग्रंथ का जो अरबी के अंदर क्या किया गया? अनुवाद किया गया। आर्यभट्टीय ग्रंथ का अरबी में अनुवाद जीज अल अर्ज बहर नाम से किया। जीज अज अर्ज बहर। अरबी अनुवाद किया गया। इन्होंने शून्य के बारे में बताया। जब जीरो दिया, हमारे भारत ने गाना सुना होगा आपने, जीरो के बारे में इन्होंने बताया, शून्य के बारे में इन्होंने बताया। ऐड कर लेते हैं। शून्य के बारे में बताया। आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है उसमें कुछ प्रमुख उसके हम बात करें
तो उसमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और हम कह सकते हैं खगोलिकी की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उसके अंदर मिलती है। 4 प्रमुख भाग हैं उसके, हर एक भाग के पीछे एक शब्द लगता है, पाद। क्या लगता है? पाद, जिससे हम ये भाग मान सकते हैं कि इसका भाग है। तो एक भाग है इसका दश गीतिका पाद, गणित पाद, 4 भाग हैं, काल क्रिया पाद और गोलापाद। इस तरह इस ग्रंथ के आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं। जीज अल अर्ज बहर नाम से इसका अनुवाद जो है वो किया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीज अल अर्ज बहर, जीज अल अर्ज बहर। इसके बाद बात करेंगे वराह मिहिर की। वराह मिहिर प्रमुख ज्योतिषाचार्य हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी ये कहाँ के थे? तो उज्जैनी के, उज्जैनी लिख लेते हैं। अवंती राज्य की राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन के निवासी थे। इन्होंने बृहत संहिता ग्रंथ लिखा, इन्होंने पंच सिद्धांता ग्रंथ लिखा। यही जो व्यक्ति थे जिन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि थी। इन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि थी। बृहत संहिता ग्रंथ लिखा। ये जो बृहत संहिता ग्रंथ है इसको प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि इस ग्रंथ में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि जानकारियां प्राप्त होती, इसलिए इसे हम प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ भी कह सकते हैं बृहत संहिता को। एक और पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा ग्रंथ है? अगला पंच सिद्धांतिका ग्रंथ। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ जिसमें 5 सिद्धांत हैं। एक है पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, रोमल, इस जगह रोमक भी मिलता है, पॉलिश। इसमें जो 2 भाग हैं रोमल और पॉलिश, इस पर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? क्योंकि ये नाम भी ग्रीक या यूनानी टाइप के लगते हैं, इसलिए इस पे ग्रीक या यूनानी प्रभाव इन 2 भागों पे देखने को मिलता है। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ किसने लिखा? वराह मिहिर ने। 5 सिद्धांत या 5 भाग कौन कौन से? पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, रोमल और पॉलिश। रोमल और पॉलिश 2 ऐसे भाग हैं जिन पर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ग्रीक या यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगली बात करें, अगले विद्वान जो थे वो है ब्रह्मगुप्त। मैं पहले भी एक बार डिटेल से आपको ब्रह्मगुप्त के बारे में बता चुका हूं। ब्रह्मगुप्त लगभग अपन बात 591 ईस्वी के आसपास, क्योंकि अपन राजस्थान के, इसलिए ये भीनमाल, कौन सा जिला? तो जालोर जिले में भीनमाल के निवासी माने जाते हैं। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हम तो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ब्रह्मगुप्त बहुत महत्वपूर्ण विद्वान, और इनकी रचनाएं हैं एक ध्यान गर्भक और एक है खंडक वाद्य। खंडक काद्यक और ध्यान गर्भक, ध्यान गर्भक। इसके अलावा एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया इन्होंने, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इसका अरबी के अंदर बार बार अनुवाद हुआ है। अल फजारी ने इसका अनुवाद किया है, अल फजारी ने। और उस अनुवाद का नाम रखा गया सरहिंद। वापस अपन बात करें, कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? ब्रह्म स्फुट की बात कर रहे हैं।
ब्रह्म स्फुट की बात कर रहे हैं। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है वो अल फजारी ने सरहिंद नाम से इसका अनुवाद किया है। अल बरूनी नाम आपने सुना होगा, अल बरूनी ने भी इसका अनुवाद किया है और अल बरूनी ने अलात अरकंद नाम से इसका अनुवाद किया है। अलात अरकंद नाम से अनुवाद किया है। किसकी बात कर रहे पड़ा? ब्रह्मगुप्त राजस्थान के थे, भीनमाल के थे, जालोर के थे, तो अपने को याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन भास्कराचार्य की, जिसे हम भास्कर फर्स्ट भी कहते हैं। भास्कराचार्य या भास्कर प्रथम, ये लगभग 600 ईस्वी के आसपास थे। 600 ईस्वी के आसपास थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ है उस पर टीका लिखी। एक और नाम हमारे को मिलता है, वो मिलता है भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड जो बच्चों थे वो इनके लगभग काफी लेट आए 1200 ईस्वी में, और इन्होंने लीलावती ग्रंथ लिखा। लीलावती ग्रंथ लिखा, लीलावती गणित से संबंधित है। और एक ग्रंथ लिखा जिसमें बीज गणित नाम दिया इन्होंने। कौन सा? बीज गणित। हालांकि ये गुप्तकालीन नहीं है, मैंने भास्कर का नाम आया इसलिए दोनों की तुलना के रूप में आपको ये बता दिया है। अपने काम का कौन है? भास्कराचार्य जी हैं, जिन्होंने आर्यभट्टियम पर टीका लिखी है और 2 ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें महाभास्कराचार्य, महाभास्करी और लघु भास्करी नाम से जानते हैं। ये इनके ग्रंथ हैं। लगभग 600 ईस्वी के आसपास ये भास्कराचार्य के बाद में एक शालिहोत्र संहिता, शालिहोत्र संहिता, इसे एक ऋषि थे जिनका नाम था शालिहोत्र ऋषि ने लिखा। इसमें घोड़ों की चिकित्सा के बारे में वर्णन है और इसी पर शालिहोत्र संहिता पर या शालिहोत्र शास्त्र पर एक परमार भोज है, उन्होंने टीका भी लिखी। इसमें शालिहोत्र जो ऋषि है उन्होंने घोड़ों की, हमारे बहुत एडवांस, हम साइंस में या हम कहें चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत एडवांस थे। तो अगर हम बात करें उस समय में, तो घोड़ों पे, हाथियों पे भी एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे हस्तायुर्वेद कहते हैं। हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद। और इसे पलकाल्प ने लिखा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है अलग अलग आपको देखने को मिले, पालकाल्प। और इसमें किस पे है? तो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है ये, हाथियों की चिकित्सा से। तो चिकित्सा शास्त्र में उस समय में 3 और बड़े ग्रंथ लिखे गए, बहुत शानदार या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, एक निघंटु जो ग्रंथ है वो धन्वंतरी का। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ ये ले लेते हैं। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी का निघंटु और वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय। इन सभी को सम्मिलित रूप से वृहदत्रयी कहा जाता है और इन तीनों विद्वानों को, की रचनाओं को आयुर्वेद त्रयी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो सुश्रुत है, धन्वंतरी है और वाग्भट्ट है। हमारे यहाँ केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं, केमिस्ट्री भी है ना, क्योंकि बहुत उत्तम दर्जे का स्टील है वो 4वीं शताब्दी में निर्यात किया जाता था। शताब्दी में निर्यात किया जाता था और उसे वुड्स नाम से जानते थे। इस नाम से, वुड्स नाम से। और अगर हम हिंदी में कहें तो उड्स कहते थे उसको, तो हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन उड्स था, वुड्स नाम से जानते थे। तो यहाँ रसायन शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे। हमने गुप्त काल में पढ़ा के एक लौह स्तंभ बना और लौह स्तंभ आज भी उस पर जंग नहीं लगता। तो इस तरह से गुप्त काल का एक बहुत बड़ा योगदान जो है, इसीलिए इसको हम क्लासिकल युग कहते हैं या इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा कहते हैं। दोस्तों, ये जो साहित्य की रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं आप देखें, पढ़ें बहुत सरल तरीके से, और सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इसमें समावेशित किया है। तो आप ये सब पढ़ें और लगभग आपको सारा मैटर जो है साहित्य से संबंधित हमने शामिल कर लिया है। आपको अन्य बुक्स वगैरह ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये परीक्षा में पूछी हुई है, तो हमने परीक्षा में पूछी भी वो भी कर ली है, और जो पूछी जा सकती है उनको भी हमने समावेश कर लिया है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए और इनका अभ्यास कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।